हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सतेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को लागू किया। तो अगर आपने कोठारी आयोग या हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी तो इस वीडियो से पहले इससे पहली वाली वीडियो आप देख लेंगे, क्योंकि उससे आपका बहुत सारा बेस क्लियर हो जाएगा। तो हमने जाना कि जो हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उसके लिए हमारे कोठारी आयोग ने काम किया। आज हम जानेंगे दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो हमारी बनी थी 1986 में। तो पहली पॉलिसी जो हमारी बनी थी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बनी थी। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो उनके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बने, उनके ही बेटे राजीव गांधी बन गए थे। राजीव गांधी एक पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने इंग्लैंड से अच्छी पढ़ाई की हुई थी। तो जब उन्होंने आके देखा हमारे देश की कंडीशन क्या है, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी समझ में भी एक ही चीज़ आई कि हमें देश का विकास अगर करना है तो प्रायोरिटी पे हमें एजुकेशन को रखना पड़ेगा। 1968 में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तैयार तो हो गई, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर पाई जिस तरह से उस पर प्रयास किए गए थे। एक तरह से आप कह सकते हैं वो पॉलिसी हमारी फेल हो गई थी। उसके क्या कारण रहे थे वो भी हम जानेंगे। तो देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1986 में हुआ क्या था कि हमारा बजट सत्र था। तो जब भी हमारा बजट तैयार होता है, एजुकेशन का मुद्दा भी हमारे सामने आता है। राजीव गांधी खुद पढ़े लिखे इंसान थे, वो विदेश से पढ़ के आए थे। तो जब आके उन्होंने अपने देश की कंडीशन देखी, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कोई शहर का बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा हुआ, वो किसी ऐसे गांव में चला जाए जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा ना हो, तो उसको जाके बहुत ही ऑड सा लगेगा कि ये लोग कितने पीछे हैं। और जब बात खुद के प्रधानमंत्री की हो और वो भी एजुकेटेड हो, बाहर से उन्होंने इतनी डिग्रियां ली हो, तो उनको भी लगा कि हमारे देश की कंडीशन इतनी पिछड़ी हुई है यहाँ पे एजुकेशन के मामले में। तो जैसे ही राजीव गांधी आए, उन्होंने हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सुधार करने की बात कही सबसे पहले। अब एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लीजिए, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसे MHRD बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हिंदी में इसका मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्वेश्चन भी बनते हैं और हमको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो MHRD है क्या? तो MHRD हमारा वो विभाग है, वो मंत्रालय है जो किसी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कराता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। जो हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1968 में, और जो दूसरी हमारी पॉलिसी 1986 में, जिसके बारे में वो हम पढ़ेंगे, जब ये दोनों पॉलिसी बनी थी तो वो MHRD के अंडर में काम कर रही थी। तो ये पहली जो दो पॉलिसी हैं वो हमारी MHRD ने लागू की थी। लेकिन जो हमारी सबसे नई पॉलिसी बनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस समय इस विभाग का नाम MHRD नहीं था, यहाँ पे इसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उससे पहले जो दो पॉलिसी बनी थी उस टाइम इसका नाम था MHRD, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब मैक्सिमम जो सीटेट एस्टेट में क्वेश्चन बनते हैं वो इससे बनेंगे, आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से बनेंगे। वो वैसे भी बनेंगे क्योंकि नई पॉलिसी है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो विभाग था इस समय उसका नाम क्या था? तो MHRD नहीं था, उसका नाम था हमारा शिक्षा मंत्रालय। तो फिर से हम पहली पॉलिसी की तरफ चलते हैं। जब हमारी पहली पॉलिसी बन रही थी 1968 में, तब एक बात हुई थी आमूलचूल पुनर्गठन, रेडिकल रिस्ट्रक्टिंग, 1968 में बनी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आपसे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब चीजों को पढ़ रहे हैं तो कुछ भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो आमूलचूल पुनर्गठन है क्या? जब हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई तब एक बात कही गई थी कि हर 5 साल में इसका निरीक्षण किया जाएगा कि पॉलिसी किस तरह से काम कर रही है, उसमें कोई कमी है या क्या सुधार की आवश्यकता है। तो हर 5 साल में उसका निरीक्षण किया जाएगा। लेकिन आप देखें तो 1968 के बाद 1986 में दूसरी पॉलिसी बनी। इस बीच जो निरीक्षण का काम था वो भी बहुत स्लो पड़ गया, और पॉलिसी बनने के बाद एजुकेशन पे इतना ध्यान दिया भी नहीं गया। तो आमूलचूल पुनर्गठन में यही बात कही गई है कि कभी भी इस पॉलिसी में सुधार के लिए हम दूसरा गठन कर सकते हैं, दूसरी पॉलिसी बना सकते हैं। उसे ही आमूलचूल पुनर्गठन बोला गया है कि इस पॉलिसी में कोई भी कमी है, इसमें कोई भी संशोधन की आवश्यकता है, तो इसको हम पुनर्गठन करके नई नीति बना सकते हैं और उसको हम दोबारा से लागू कर सकते हैं। यही आमूलचूल पुनर्गठन है। अब एग्जामिनर इसको कैसे भी पूछ ले, आप आंसर लगा देंगे कि हमारे पास कोई भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कोई भी सुधार करके उसका दोबारा से गठन करके कोई नई पॉलिसी हम लागू करते हैं या उसमें कोई सुधार हम करते हैं, वही हमारा आमूलचूल पुनर्गठन है। इंग्लिश में रेडिकल रिस्ट्रक्टिंग, ये भी आप याद रखेंगे। 1968 में ये बात कही गई थी। अब कैब के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ये भी आप याद रखेंगे, 1920 में ये बना था। ये जो हमारी NEP है 2020 वाली, मैक्सिमम क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, सीटेट, टेस्टेट, KVS, DSSS, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। पॉलिसी में क्या था, क्या सुधार हुआ, क्या कमी थी।
सारे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम 1968 और 1986 की पॉलिसी क्यों पढ़ रहे हैं? कभी भी जॉब वाले आपके जो एग्जाम होते हैं, जैसे KVS हो गया, DSSS हो गया, उसमें मैक्सिमम इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पे इसमें से कम आएंगे, इसमें से ज़्यादा आएंगे। और पहली दो तो हमारा बेस है, ये तो हिस्ट्री है, हमारी एजुकेशन की हिस्ट्री है, ये तो हमें पता होनी चाहिए। हम टीचर बनने जा रहे हैं, अगर हमें ही हमारी एजुकेशन की हिस्ट्री नहीं पता तो हम टीचर बनने लायक भी नहीं कहीं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है? राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड बोलते हैं इसे हिंदी में। यही हमें सलाह देता है कि आपको ये यूनिवर्सिटी ओपन करनी चाहिए। आपने पिछली वीडियो में UGC के बारे में पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे कोठारी जी, जिन्होंने हमारी पहली पॉलिसी लागू कराई थी, जो हमारे अध्यक्ष थे उसमें। तो एडवाइजरी बोर्ड के ही सलाह पे हमारी UGC का निर्माण हुआ था। UGC क्या करता है? कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगी, बंद होगी, उसका जो भी लेखा जोखा होता है वो UGC के अंडर में होता है। UGC कब बनी थी? 1952 तारीख में। तो एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि अब तक कितनी एजुकेशन पॉलिसी हमारी बनी है? तो नेशनल लेवल पे हमारी एजुकेशन की जो पॉलिसी बनी है वो अभी तक सिर्फ 3 बनी है। सबसे पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, तीसरी 2020 में। पहली NEP के टाइम हमारे PM थे इंदिरा गांधी, 1986 में राजीव गांधी थे, और जो 2020 की हमारी उसमें नरेंद्र मोदी थे। 1968 में हमारे अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी। शिक्षा मंत्री कौन थे? MC छांगला। 1986 में हमारे अध्यक्ष थे राममूर्ति समिति। 1990 में, 1986 में ही एक संशोधन किया गया था 1992 में। तो जब वो संशोधन किया था उस टाइम हमारे जनार्दन रेड्डी जी, और 1992 में ही यशपाल समिति का निर्माण हुआ था, उसके अध्यक्ष थे यशपाल जी। ये समिति कब तैयार हुई? 1992-93 में। शिक्षा मंत्री आपसे पूछा जाएगा तो KC पंत थे, लेकिन अगर 90 और 92 के अगर कहीं क्वेश्चन में, हालांकि ये आएंगे नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया है, अगर आप याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1990 में थे VP सिंह। 1992 में जब इसमें संशोधन किया गया था उस टाइम हमारे शिक्षा मंत्री थे राजमंगल पांडे। तो मैंने तीनों शिक्षा मंत्री यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसा क्वेश्चन की डिमांड हो आप वैसे लिख देंगे। तो जब ये पॉलिसी बनी उस टाइम हमारे शिक्षा मंत्री थे KC पंत, लेकिन जब इसमें संशोधन की बात चली 1990 में तो उस टाइम हमारे शिक्षा मंत्री थे VP सिंह, और जब इसमें सुधार हो गया, संशोधन हो गया, तो 1992 में राजमंगल पांडे हमारे शिक्षा मंत्री थे। तो इसमें से क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके पास है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछना है आप आंसर लगा देंगे। 2020 के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे हमारे PM थे नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष थे हमारे कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन, इनको ही K कस्तूरीरंगन के नाम से जानते हैं। इस टाइम हमारे शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल। लेकिन वर्तमान समय में अगर शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री इस टाइम। तो ये कुछ कॉमन और नॉर्मल चीजें थी, आपको पता होनी चाहिए। अब जनरल नॉलेज के लिए एक छोटी चीज और समझ लेते हैं। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे हमारे, और ये शिक्षा मंत्री कब से कब तक रहे? 1947 से 58 तक। और टास्क फोर्स की बात करें तो 1968 में जो हमारी टास्क फोर्स 19 थी, 1986 में वो 23 हो गई। टास्क फोर्स क्या थी? जैसे डिपार्टमेंट बांट दिए थे कि कोई टास्क फोर्स एजुकेशन पे काम कर रही है, कोई बुजुर्गों पे काम कर रही है। तो पहले जो 19 थी वो 1986 में 23 हो गई। तो भाइयों आप जानते हैं कि 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हमें जरूरत क्या पड़ी, जबकि 1968 की पॉलिसी हमारे पास थी, उसमें इतना काम हमने किया था, इतने पैसे हमने लगाए थे, इतने विद्वानों ने काम किया था। तो 1968 की जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो हमारी फेल क्यों हुई? उसका कारण क्या था? तो समझते हैं चीजों को। सबसे पहला कारण था गरीबी। हमारा देश उस टाइम अंग्रेजों से आजाद हुआ था, तो अंग्रेज यहाँ से हमारी महंगी सारी चीजें ही ले गए थे एक तरह से। अब जब गरीबी होगी आदमी के पास तो वो एजुकेशन लेने जाएगा या कुछ कमाने जाएगा। तो पेरेंट्स की जो सोच होती थी वो बच्चों को कुछ काम में लगा देते थे, चाहे वो कृषि हो। तो उस टाइम जो लोगों की सोच थी वो ये नहीं थी कि हम एजुकेशन से आगे जाएंगे, उनको ये था कि पहले पेट भर जाए हमारा। तो पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो गरीबी ने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया 1968 की जो पॉलिसी थी उसको विफल करने में। अगर यहीं पे गरीबी नहीं होती लोगों के पास तो वो बच्चों को आराम से पढ़ने के लिए भेजते। दूसरा कारण था युद्ध। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद से हम 5 युद्ध लड़ चुके हैं, जिसमें से 4 पाकिस्तान के खिलाफ, 1 चाइना के खिलाफ। तो आप देखेंगे इंडो पाक वार हुआ था हमारा 1947-48 में, कश्मीर के ऊपर हुआ था ये। उसके बाद इंडो चाइना वार हुआ हमारा 1962 में। उसके बाद इंडो पाक वार हुआ हमारा 1965 में, ये भी कश्मीर के ऊपर हुआ था। उसके बाद हुआ इंडो पाक वार 1971, ये हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन वार के ऊपर। उस टाइम क्या था, जो आज बांग्लादेश है उस टाइम वो पूर्वी पाकिस्तान था, और जो आज पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो बांग्लादेश में मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी, तो पाकिस्तान उसे अपना ही हिस्सा समझता था, तो वहाँ के लोगों पर वो टॉर्चर करता था। तो बांग्लादेश के जो प्रधान थे उन्होंने मदद मांगी भारत से। उस टाइम हमारी PM थी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने उनकी मदद की और भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और तब से ही उसका नाम बांग्लादेश रखा गया। और जो लास्ट वार हमारा था इंडो पाक वार था 1999 में, जिसे कारगिल के नाम से जाना गया।
इस बार में भी अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट में आ गया था। तो यहाँ पे हमने इन युद्धों को क्यों जाना, क्योंकि आप देखेंगे 47, 48, 62, 65, 71 ये हमारे 1986 से पहले सारे युद्ध हो गए थे। सिर्फ एक युद्ध था जो बाद में हुआ था 1999 में। तो 4 युद्ध अगर हमारे देश में हो रहे हैं तो उससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पे, एजुकेशन पे भी पूरा फर्क पड़ता है, क्योंकि युद्ध में भी बहुत पैसा लगता है। हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था गिर जाती है, जान और माल की भी बहुत सारी हानि होती है। तो जब इतने सारे युद्ध हो रहे हो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या चलती है उस टाइम। तीसरा कारण था त्रिभाषा सूत्र। आपको याद हो तो 1968 की जो पॉलिसी थी उसमें त्रिभाषा सूत्र था कि 3 भाषाओं पे काम किया जाएगा। एक आपकी स्थानीय भाषा होगी जो आप बोलते होंगे, दूसरी कोई भी केंद्र की भाषा होगी और तीसरी कोई भी विदेशी भाषा होगी। लेकिन लोगों ने उस टाइम इसका विरोध किया था, क्योंकि हमारा देश भाषाओं में बटा पड़ा है। साउथ वालों ने इसका ज़्यादा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हम तो अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हमको नहीं चाहिए और कोई भी भाषा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारे जो राज्य थे उनका गठन भी भाषा के आधार पर हुआ था, तो भाषा को उस टाइम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो त्रिभाषा सूत्र भी एक कारण था जिसकी वजह से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं चल पाई। तो गरीबी हो गई, युद्ध हो गए और त्रिभाषा सूत्र हो गए। अगर ये युद्ध नहीं होते शायद कंडीशन कुछ और होती। इतना पैसा जो हमारा युद्ध में वेस्ट हुआ वो यहाँ पे पब्लिक के लिए यूज हो जाता। तो जैसे ही हमारे नए प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी, तो एजुकेटेड थे, बाहर से पढ़ के आए थे, नॉलेज थी अच्छी। तो उनको भी एक चीज़ यही समझ में आई कि इतने बड़े देश को अगर कंट्रोल करना है और इनको आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उन्होंने 1986 की पॉलिसी पे काम किया। पॉलिसी में भी उन्होंने एक चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया। उनको पता है कि हमको चीज़ों को आगे ले जाना है, विकसित करना है, तो उन्होंने साइंस और कंप्यूटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। तो बाहर जब उन्होंने एजुकेशन ली थी तो उनको इस चीज़ का पता था कि जितने भी देश हमसे आगे हैं वो साइंस और कंप्यूटर में हमसे बहुत आगे हैं, तभी वो हमसे ज़्यादा विकसित। इसके लिए सरकार ने 20 अगस्त 1985 को जनता के नाम एक पुस्तक जारी की, शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम। तो राजीव गांधी जी ने सबसे पहले एक किताब छपाई। ये किताब का नाम आप याद रखेंगे, शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम। डेट भी आप याद रखेंगे 20 अगस्त 1985। तो 1986 की जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी ये मई 1986 को इसका गठन किया गया और 8 अगस्त 1986 को इसे लागू कर दिया गया। इस शिक्षा नीति के 12 भाग थे, ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1986 की जो हमारी नीति थी उसके 12 भाग थे। इसमें 157 धाराएं थी, 157 एक्ट थे इसके अंदर। इसे लागू करने के लिए एक कार्यक्रम POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो हमारी पहले पॉलिसी थी 1968 की, वो विफल हो गई। तो यहाँ पे हमारे प्रयास थे कि ये हमारी विफल ना हो, ये पॉलिसी हमारी फेल ना हो। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम तय कर दिया पहले ही, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। किस तरह काम करना है, कैसे काम करना है, कौन लोग इन पे विशेष ध्यान देंगे, जो भी कुछ था उसके लिए एक प्रोग्राम तैयार कर दिया। अब जो ये POA है, जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, इसके 24 भाग थे। जो ये शिक्षा नीति के 12 भाग थे, इसके ही उपभाग थे 24। तो ये डाटा आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। 29 प्रश्नों के इस दस्तावेज में 10,000 शब्द थे, ये भी आप याद रखेंगे। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि इतनी सारी शिफ्टों में पेपर होते हैं। एक ही क्वेश्चन बार बार अगर देंगे तो बच्चा उनको रट के चला जाएगा, उनमें से ही आंसर लगा देगा। इसलिए इसी टॉपिक में यहाँ से भी पूछ सकता है, यहाँ से भी पूछ सकता है, यहाँ से। तो आपको सारा का सारा आना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1-2 बार इस वीडियो को आप देखेंगे, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। अब जो 12 भाग थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन आप इनको एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, एक ऑप्शन इनमें से दे देंगे कोई और 3 ऑप्शन अलग दे देंगे। तो आपसे पूछ लेंगे कि 1986 की जो पॉलिसी थी इनमें से कौन से ऑप्शन में थी। वैसे जो पूछा जाता है 12 भाग, 24 उपभाग, 10,000 शब्द, 29 प्रश्न, यही आपको याद रखना है। लेकिन इस पे भी आप हल्की सी नजर एक बार डालेंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। भूमिका, शिक्षा का सार, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पूर्ण गठन, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, विषय वस्तु, शिक्षक, शिक्षा का प्रबंध, संसाधन तथा समीक्षा, और लास्ट है भविष्य। बस आपकी नजर में चीज रहेंगी तो कुछ भी पूछ लेगा, आपको पता होगा कि ये चीज थी, ये नहीं थी, बस इतना ही चाहिए। तो बहुत मेहनत से आपके लिए डाटा ढूंढ के लाया। अगर मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो POA हो गया हमारा, प्लान ऑफ एक्शन। अब एक 24 उपभाग कौन कौन से, इन्हें भी देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, बाल्यकाल में प्राथमिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, इन पे मैं निशान लगाता चलूंगा, वो आप याद रखेंगे, यही पॉइंट पूछे जाएंगे। तो 1986 की जो पॉलिसी थी उसमें विकलांगों की शिक्षा पे काम किया गया। अनुसूचित जाति व जनजाति की जो शिक्षा थी इस पे भी काम किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट पहलू है, ये भी आप याद रखेंगे। विकलांगों वाला हो गया, SC और ST वाला हो गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, कोई भी जाति या कोई भी धर्म जिसके लोग कम हैं उन अल्पसंख्यकों की शिक्षा भी हमें यहाँ पे देंगे। स्त्रियों की शिक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखेंगे। प्रौढ़ शिक्षा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखा गया। अब प्रौढ़ शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर
अगर पेरेंट्स ही पढ़े लिखे नहीं होंगे, अगर उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं पता होगा तो वो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे। और जितना पेरेंट्स को हम जागरूक कर देंगे, बच्चे उतने ही ज्यादा पढ़ने जाएंगे। इससे हमारा क्या फायदा होगा? जैसे 1968 की हमारी जो पॉलिसी फेल हो गई, वो फेल नहीं होगी इस बार, क्योंकि पेरेंट्स अगर जागरूक हो जाएंगे तो उन्हें शिक्षा का महत्व समझ में आएगा। अब वो काम अपना एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा यहाँ पे चलाई गई। गणित एवं विज्ञान शिक्षा। गणित का तो आपने पहले भी देखा होगा, 1968 में सारे सिलेबस में गणित, लेकिन विज्ञान शिक्षा पे यहाँ पे जोर दिया, साइंस पे यहाँ पे ज्यादा जोर दिया। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, साइंस का आप ज्यादा याद रखेंगे। यहाँ नवोदय विद्यालय 1986 में हमारे नवोदय विद्यालयों की शुरुआत की गई। नवोदय विद्यालय क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके विकास के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। जो ग्रामीण टैलेंट है उसे उभारा जाए, तो नवोदय विद्यालय आप याद रखेंगे, ये भी 1986 की पॉलिसी में आया था। ग्रामीण विश्वविद्यालय ये भी आप याद रखेंगे, ये भी 1986 की पॉलिसी में आया है। पुस्तकों की गुणवत्ता, हमारी जो बुक्स हैं उनको भी अच्छी क्वालिटी का बनाया जाए। परीक्षा प्रणाली हो गया, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, बच्चों को व्यावसायिक चीजों से जोड़ा जाए। अब शिक्षक कैसे चाहिए हमें? यहाँ पे शिक्षक चाहिए क्वालिटी वाले, जो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हुए हैं। उच्च शिक्षा व खुला विद्यालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी हायर डिग्री होती है उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी जैसे हमारी इग्नू हो गई, और सबसे पहली जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी थी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी थी, हैदराबाद में थी। वो ओपन यूनिवर्सिटी है। भीमराव अंबेडकर के नाम से एक और यूनिवर्सिटी है, वो हमारी आगरा में है, लेकिन वो ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1986 में हुई थी। तो इग्नू जो यूनिवर्सिटी है वो ओपन यूनिवर्सिटी है, इस समय उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, तकनीकी तो टेक्नोलॉजी पे भी यहाँ पे ध्यान दिया गया। अब आ गया कंप्यूटर साक्षरता, IT। इस पे राजीव गांधी जी ने बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान दिया था। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, एक तो साइंस और एक कंप्यूटर, IT, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें कब आई थी? 1986 की पॉलिसी में। शैक्षिक अपव्यय हो गया, शिक्षा में समानता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए शिक्षा और सभी के लिए समान शिक्षा, कोई भी बच्चा यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यहाँ पे जाति धर्म कोई भी किसी चीज का यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? 1986 में। ये सारी चीजें जो भी मैंने अभी आपको बताई, ये सारी 1986 में आई थी। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब प्राथमिक शिक्षा तो सभी बच्चों को मिले कम से कम। अध्यापक प्रशिक्षण, ये भी हो गया, ट्रेनिंग होती है अध्यापकों की। डिग्री की नौकरी से असंबद्धता। अब एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, हम एजुकेशन को लिंक करके चलते हैं जॉब से, कि हम एजुकेशन हम पा लेंगे तो हमारी जॉब लग जाएगी, लेकिन एजुकेशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम इससे जॉब ही लगेंगे। एजुकेशन हमको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है, चीज़ों को समझने में हमारी मदद करती है, एक जीने का तरीका सिखाती है। तो कहने का मतलब जो हमारी एजुकेशन है, इससे हमारे बहुत सारे गुणों का विकास होता है। इससे हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है। और जब इतने विकास हमारे हो जाएंगे तो एक जॉब हमारे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। अगर हमारे ये विकास सारे अच्छे तरह से नहीं हुए तो हम एक एक जॉब के लिए तरसेंगे। तो जो भी हम डिग्री लेते हैं उससे नौकरी का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे हमको ज्ञान लेना है, अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी है। उस नॉलेज का हम प्रयोग कैसे करते हैं, जॉब में कैसे करते हैं, बिजनेस में कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। विकलांगों की शिक्षा 1986, SC ST 1986, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पे काम किया गया, स्त्री शिक्षा पे काम किया गया, प्रौढ़ शिक्षा पे काम किया गया, गणित और विज्ञान शिक्षा पे काम किया गया। नवोदय विद्यालय आए थे 1986 में, ग्रामीण विश्वविद्यालय भी इसी टाइम आया। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षक, उच्च शिक्षा और खुला विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय भी इस टाइम आए हैं, ओपन यूनिवर्सिटी भी इस टाइम आई है, तकनीकी टेक्नोलॉजी भी इस टाइम आई है, कंप्यूटर IT वो भी इस टाइम आया है। शिक्षा में समानता, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में आया है। प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए, ये भी यहीं पे। सार्वभौमिकरण भी इसका 1986 में हुआ है। अध्यापक प्रशिक्षण, ट्रेंड टीचर हमें चाहिए यहाँ पे, डिग्री से नौकरी का कोई संबंध नहीं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। आरक्षण छात्रवृत्ति, अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया। जैसे कुछ गरीब बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ने के बजाय काम में भेज देते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ उनके लिए एक अच्छा काम किया, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आरक्षण और छात्रवृत्ति का प्रावधान किया कि आप इन्हें काम के लिए ना भेजें, इनके लिए हम पैसे दे देंगे, आप इनका पैसा ये हम दे रहे हैं इनको, आप सिर्फ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। तो आरक्षण और छात्रवृत्ति वो भी यहाँ पे शुरू की गई। KVS NVS, ये जो ग्रामीण इलाके का जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए ये दोनों संस्थाएं बनी। KVS हो गया, NVS हो गया, ओपन यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे बनी थी, ग्रामीण विश्वविद्यालय भी यहाँ पे बने। अब शिक्षा का पैटर्न जो हमारा 1968 में था वो यहाँ पे भी अप्लाई करता है, 10+2+3। शिक्षा का पैटर्न पहले में भी वही था, यहाँ भी वही है।
यहाँ पे जो चीजें चेंज की गई है, प्रौढ़ शिक्षा ला दी है, स्त्री शिक्षा ला दी है, विकलांगों के लिए शिक्षा ला दी है। सिलेबस वही है, पहले वाला ही है, 10+2+3 है। बस चीजें थोड़ी ये बढ़ा दी है कि वो किस तरीके से उन बच्चों तक पहुंचाई जाए। जैसे प्रौढ़ शिक्षा मिल जाएगी तो वो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, स्त्रियों को शिक्षा देंगे तो वो बच्चों को भी पढ़ाएंगे। सर्वांगीण विकास करना है बच्चे का मानसिक विकास भी करना है, शारीरिक विकास भी करना है, नैतिक विकास भी करना है, सामाजिक विकास भी करना है, सांस्कृतिक विकास भी करना है। अगर इनमें से कोई एक विकास भी अगर बच्चे किसी वजह से नहीं हो पाया तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। और एज ए टीचर आपका ये फर्ज बनता है कि आप बच्चों के सारे विकास डेवलप करें। अगर आप बच्चों के ये विकास डेवलप नहीं कर पाए तो इसमें आप फेल हो। बाल दृष्टिकोण, चाइल्ड सेंटर्ड हमारा सिलेबस भी होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। स्वास्थ्य पर्यावरण, स्वास्थ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, पढ़ने में बच्चा उतना ही अच्छा होगा। अगर कोई बच्चा बीमार है वो पढ़ाई से उतना ही दूर होता चला जाएगा, किसी न किसी वजह से वो परेशान हो जाएगा बच्चा। स्कूल ड्रॉप आउट, जो बच्चे किसी भी वजह से स्कूल छोड़ चुके हैं उनको वापस लाना है, उनको एजुकेशन देनी है दोबारा से। 14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन, 14 वर्ष तक के सारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, अनिवार्य शिक्षा होगी, बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। 14 साल तक के हर बच्चे का नाम स्कूल में लिखा होगा। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को फेल नहीं करना। अब ये रूल भी 1986 में आया कि जो प्राइमरी लेवल है उस टाइम बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते। आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल खोले जाए। जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है वहाँ पे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल खोले जाए। स्पोर्ट्स को करिकुलम एक्टिविटीज, इन पे भी ध्यान दिया गया कि बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे ले जाओ ताकि वो आगे इंटरनेशनल स्तर पर अच्छा कर पाए। लैंगिक समानता पर बल, यहाँ पे जेंडर पक्षपात को बिल्कुल खारिज कर दिया गया। यहाँ पे बोला गया लड़के लड़की में यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, लड़के और लड़की को समान एजुकेशन मिलेगी, दोनों समान तरीके से काम करें। 6% जीडीपी का शिक्षा पर 1968 की जो पॉलिसी थी वहाँ पे भी 6% की मांग की गई थी, यहाँ पे भी 6% की मांग की गई थी। उस टाइम 2.9% मिला था एजुकेशन के नाम पे, इस टाइम 4% मिला है। सभी के लिए समान शिक्षा, ऐसा नहीं है कि इस राज्य में अलग शिक्षा है उस राज्य में अलग, सब में इक्वल लेवल है। समानता, ये चीज आप याद रखेंगे। समानता, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, एनबीएस, केवीएस, ओपन यूनिवर्सिटी सारी 1986 के दिन में। खोज पर बल, जो हमारी एजुकेशन है यहाँ पे खोज पे बल दिया गया कि बच्चों को खोजने के लिए तत्पर किया जाए। खुद खोजेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, लंबे टाइम तक के लिए सीखेंगे। डाइट का निर्माण हुआ, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, अभी तक हमने पढ़ा था कि टीचर की ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, तो यही वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा। तो उसके लिए डाइट का निर्माण हुआ, ये भी 1986 में हुआ। कितने डाइटों का निर्माण उस टाइम हुआ? 500 डाइटों का, हर जिले में। मैक्सिमम जिलों में जिनमें बन सकता था उन्हें बनाया गया था, तो 500 डाइट उस टाइम बने थे। तो डाइट का निर्माण भी 1986 में हुआ। त्रिभाषा सूत्र 1968 में भी थी, यहाँ पे भी है, 2020 की पॉलिसी में भी मिलेगी। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे दोबारा गलती से आ गया। जो अल्पसंख्यक है उनकी शिक्षा पे भी यहाँ पे ध्यान दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे बार बार आएंगे, वो आपको याद रखना, इनके लिए ही ये जानी जाती है पॉलिसी। जैसे विकलांगों के लिए हो गई, SC ST हो गई, स्त्री शिक्षा हो गई, प्रौढ़ शिक्षा हो गई, विज्ञान हो गया, नवोदय विद्यालय हो गई, ग्रामीण विश्वविद्यालय हो गए, ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, IT हो गई, शिक्षा में समानता हो गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर दिया प्राथमिक स्तर पर, अध्यापक प्रशिक्षण हो गया, आरक्षण छात्रवृत्ति भी हो गई, KVS NVS आप याद रखेंगे, पैटर्न वही सेम है जो पहले 1968 में था। सर्वांगीण विकास की बात की गई, 14 वर्ष तक के बच्चे का नामांकन हो जाएगा हर किसी का, ये तो 1968 वाले में भी थी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को फेल नहीं कर सकते, ये नई चीज है यहाँ पे। और डाइट का इंपॉर्टेंट है, डाइट याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। डाइट का निर्माण 1986 में, KVS NVS ओपन यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे निर्माण हमारे 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में हुए थे। तो भाइयों आप समझते हैं कि 1986 की जो पॉलिसी थी उसमें क्या बदलाव किए गए, उसमें क्या संशोधन किए गए। तो 1986 की जो पॉलिसी थी उसे महाधिकार पत्र कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। 1968 की जो पॉलिसी थी उसे क्या कहा गया? शिक्षा की गीता। और 1986 की जो पॉलिसी थी उसे कहा गया महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। 1968 की जो पॉलिसी थी उसमें प्राथमिक स्तर पर कम से कम 80% बच्चों का नामांकन होना चाहिए था। 1986 में 90% बच्चों का नामांकन, कि प्राथमिक स्तर पर कम से कम 90% बच्चों का एडमिशन हो चुका हो। 68 में ये 80% था और 86 में 90% हो गया, ये छोटा सा डिफरेंस था। अब अध्यक्ष की बात आ जाए तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1968 की जो पॉलिसी थी उसके अध्यक्ष थे DC कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, लेकिन मैंने बहुत सारी रिसर्च की उसमें भी ये चीज क्लियर नहीं थी, तो आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैंने सारा कुछ लिखा है। जब 1986 की पॉलिसी शुरू हो रही थी तो उस टाइम हमारे अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। अगर ऑप्शन में दौलत सिंह कोठारी आ जाए तो इनको लगा देना, अगर ये नहीं आए तो राजीव गांधी को भी आप लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी इस पे काम किया था।
और अगर दोनों ही ना हो तो राममूर्ति समिति आप इसे लगा सकते हैं। जबकि राममूर्ति समिति, आप मैं इसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जब 1986 की पॉलिसी हमारी बन चुकी थी तो 1990 में ये आए थे, उन्होंने समीक्षा की थी, उन्होंने देखा था कि 1986 की पॉलिसी में क्या गड़बड़ है, क्या कमी है, जो भी था, तो उन्होंने सिर्फ समीक्षा की थी उस टाइम 1990 में। तो ये जो अध्यक्ष बने थे 1990 में बने थे, तो उससे पहले या तो आप डीसी कोठारी लगाएंगे या राजीव गांधी, और अगर दोनों ही नहीं दे रखे हों तब आप राममूर्ति लगाएंगे। 1992 में जनार्दन रेड्डी जी आ गए थे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे आप, डाउट्स नहीं रहने चाहिए, फिर बच्चा उनमें कंफ्यूज हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या संशोधन किए गए वो देखते हैं। इस टाइम जो सरकार आ गई पीवी नरसिम्हा राव की आ गई 1992 में। तो नरसिम्हा जी ने क्या क्या बदलाव किए? देश में व्यावसायिक एवं तकनीकी कार्यक्रम प्रवेश हेतु अखिल भारतीय आधार पर आम प्रवेश परीक्षा आयोजित की। तो जितने भी हमारे व्यावसायिक और तकनीकी कोर्स होते हैं उनमें सबसे पहले उन्होंने आम प्रवेश परीक्षा तय कर दी। जैसे आप देखते होंगे कि जेई के लिए आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, इंजीनियरिंग के लिए AIEEE का टेस्ट देते हैं। तो जो भी प्रवेश परीक्षाएं थी वो 1992 की संशोधन नीति में तय की गई। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के प्रवेश के लिए सरकार ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन व इंजीनियरिंग के लिए AIEEE व राज्य स्तर पर SLEE प्रवेश परीक्षा आयोजित की। तो जो भी हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे उनकी यहाँ पे शुरुआत की गई थी। तो ये छोटे छोटे से एक तो चेंज थे। तो एग्जामिनेशन में कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये एग्जामिनेशन शुरू कर दी गई तो जो टैलेंटेड बच्चे थे वो अपने टैलेंट के दम पे बहुत ही फाइनेंशियली चीजों से, मानसिक प्रताड़ना या अपनी शारीरिक प्रताड़ना जो होती है उससे बच जाते थे। छात्रों व अभिभावकों पर पड़ने वाले शारीरिक, मानसिक व वित्तीय बोझ में भी कमी आई। तो बहुत मोटी फीस जो इन कोर्सों के लिए लगती थी उसके लिए ये टेस्ट रख दिए, जो इन टेस्टों को आराम से क्लियर कर देता तो बहुत कम पैसे में उनका ये कोर्स हो जाता था उस टाइम। तो इन प्रवेश परीक्षाओं की वजह से बच्चों का बहुत सारा जो फीस की टेंशन होती थी वो बहुत कम हो जाती थी। तो भाई आप जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को ये शॉर्ट में OBB कह देते हैं, और ये कब आया? 1986 में। ब्लैक बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? 1968 में जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी तो उस समय पैसे की कमी की वजह से स्कूल, पुस्तक, इन सब में कमी हुई थी। तो इस बार वो कमी ना रह जाए इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या? देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। जो बिल्कुल बेसिक नीड है कम से कम वो तो बच्चों को मिले। जो उनकी छोटी से छोटी आवश्यकता है स्कूल के लिए वो तो कम से कम बच्चों को मिलनी चाहिए। इसकी शुरुआत DC कोठारी की अध्यक्षता में 1986 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। इसमें संशोधन हुआ था 93-94 में, और पूरी तरह से भारत में जो अप्लाई हुआ 1995 में हुआ। तो जब शुरुआत हुई तो 1986 में हुई 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और इसमें संशोधन हुआ था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 1993-94 में इसमें संशोधन हुआ था, और 1995 के बाद ये पूरे देश में आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ गया है 1986 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में, संशोधन हुआ इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना में 93-94 में, और पूरे भारत में जब ये लागू हुआ 1995 में। PMOST, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, हिंदी में से क्या कहते हैं? सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, 1986। ये PMOST जो है ये NCERT ने लागू किया था। ये है क्या चीज? तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने में टीचर्स उनकी पूरी मदद करेंगे, ये है प्रोग्राम। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या क्या चीज है वो देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 1000 का आकस्मिक अनुदान। स्कूल में कोई भी आकस्मिक चीज हो सकती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है, उसके लिए 1000 रुपए का अनुदान। ये अनुदान प्रतिवर्ष के लिए था उस टाइम 1986। 2 कमरे हो, 2 शिक्षक हो और 1 बरामदा होना चाहिए कम से कम। ये बेसिक नीड है बच्चों की, ये तो कम से कम चाहिए उन्हें। एक महिला शिक्षिका हो। महिला शिक्षिका क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पे लड़कियां भी होती हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनको संभालने के लिए। ताजी हवा, खुला वातावरण। जो बरामदा हो या जो भी कमरा हो उसमें खिड़कियां होनी चाहिए जिससे बच्चे के लिए हवा अच्छी तरह से आए। बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग। पीने योग्य पानी की सुविधा होनी चाहिए। विद्यालयों एवं कक्षाओं को आकर्षक बनाना चाहिए। जैसे आजकल आप देखते होंगे सरकारी स्कूलों में कि दीवारों पे अच्छे से पेंट करा के टेबल्स लिख देते हैं, वर्णमाला लिख देते हैं, बॉडी के पार्ट्स लिख देते हैं। तो बच्चों की जो क्लास हो उनको बिल्कुल आकर्षक बना दिया जाए जिससे कि बच्चे उन्हें देखें और उनमें उनकी रुचि पैदा हो, उनको कुछ सीखने को मिले। चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड टीचिंग। आपको कैसी टीचिंग करनी है? चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा आपको देनी है। पुस्तकालय की सुविधा हो। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। बच्चों को प्यार से हैंडल करना चाहिए, उनको इंटरेस्ट ला के सिखाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में ढांचे में सुधार लाना चाहिए। जो ये सारी बात हो रही है ढांचे के बारे में ही बात हो रही है कि कितने कमरे होने चाहिए, कितने टीचर होने चाहिए, पानी की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा कैसे होनी चाहिए, ये सारा ढांचा ही है। और एक बात कही गई है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये 2000 तक अनिवार्य है, ये 2000 तक सारे स्कूलों में लागू हो जाना चाहिए। ये भी आप चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें सारी। एक बार आप इन्हें देख लेंगे तो सारी याद हो जाएगी।
अब आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए बच्चों को पढ़ाने के समय? अध्यापकों के लिए क्या सामग्री चाहिए? पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, निर्देशिकाएं आदि। सहायक सामग्री क्या चाहिए? मानचित्र, ग्लोब, चौक, डस्टर, शामपट, सहायक चार्ट। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास चार्ट हो। जैसे बच्चों को आप अल्फाबेट सिखा रहे हैं तो अल्फाबेट से रिलेटेड वहाँ पे चार्ट हो सकता है। आप बच्चों को एप्पल दिखा सकते हो, बनाना दिखा सकते हो, बॉल दिखा सकते हो, ऐसे भी आप पढ़ा सकते हो। TLM का अच्छा से यूज कर सकते हैं आप। पुस्तकालय सामग्री, शब्दकोश, पत्रिकाएं कम से कम 200 पुस्तकें होनी चाहिए और समाचार पत्र। खेल सामग्री क्या होनी चाहिए? फुटबॉल हो सकती है, कूदने की रस्सी हो सकती है, रिंग हो सकती है, लकड़ी गाड़ देते हैं कई बार, उससे भी खेलते हैं बच्चे। वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, हारमोनियम और मंजीरा। अन्य सामग्री स्कूल की घंटी हो सकती है, कूड़ादान हो सकता है, औजारों की एक छोटी सी किट हो सकती है, रेडियो हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, एक विज्ञान किट हो सकती है, लेबोरेटरी भी हो सकती है। तो ये था हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये कम से कम न्यूनतम आवश्यकता है किसी बच्चे की। तो अगर कोई भी बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए कम से कम ये सारी चीज प्रोवाइड होनी चाहिए। ये हमारी 1986 की पॉलिसी में थी। इसमें ही थोड़ा सा सुधार किया था 93-94 में, और ये पूरी तरह से जो भारत में हमारी लागू की गई थी 1995 में। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ? तो 1986 में हुआ। और पूरे देश में लागू कब हुआ अच्छे से? 1995 में। संशोधन कब हुआ? 1993-94 में। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और जब संशोधन हुआ था तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। यही छोटी छोटी चीज पूछी जाती है कि कितने टीचर की मांग थी इसमें? 2 टीचर, 2 कमरे, 1 बरामदा, कम से कम 1 लेडी टीचर जरूर हो, खुली हवा, ये भी आप याद रखेंगे। शौचालय आप याद रखेंगे, लड़के लड़कियों का अलग होगा। पीने का पानी, कक्षाएं हमारी आकर्षक होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर टीचिंग होनी चाहिए, पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए, और ये सारी चीज कम से कम 2000 तक अप्लाई हो जानी चाहिए, लागू कर देनी चाहिए। ये सामग्री है, एक बार आप देख लेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो भाइयों, आप जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या संशोधन हुए थे? जब हमारी 1986 की पॉलिसी में संशोधन हुआ था तब इसमें भी संशोधन हुआ था। तो देखते हैं। 1990 को पीमोस्ट को ओबीबी में परिवर्तित कर दिया गया। जो पीमोस्ट था उसे ओबीबी बना दिया गया पूरी तरह से। 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूल में कम से कम 3 कक्षा और 3 टीचर हो, एक प्रधानाध्यापक, कार्यालय कक्ष होना चाहिए। ओबीबी में 2 विस्तार हुए थे, एक 1992 में हुआ था, एक 93 और 94 में हुआ था। और ये पूरी तरह से लागू कब हुआ था? 1995 में। और 1995 में ही मिड डे मील आई थी। सामग्री का समुचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। अभी हमने जो सामग्री पढ़ी थी, अध्यापक सामग्री, सहायक सामग्री, खेल सामग्री, तो उनका अच्छा प्रयोग करना आना चाहिए। शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। तो शिक्षक को कैसी शिक्षा देनी है? चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा। ओबीबी को SC और ST वाले क्षेत्रों में जारी रखा जाएगा। तो ये था हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये संशोधन हुए थे हमारे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। इसमें इंपोर्टेंट है 3 कक्षा और 3 टीचर, सामग्री का उचित उपयोग, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और SC और ST वाले क्षेत्रों में इसे जारी रखा जाएगा। तो भाइयों, आप जानते हैं यशपाल समिति के बारे में। यशपाल समिति 1992-93 में बनी थी। इस समिति को नाम दिया गया था ज्ञान विस्फोट। तो देखते हैं इस समिति ने क्या काम किए थे। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा मार्च 1992 में स्कूल के छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाने हेतु एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। तो इनका उद्देश्य क्या था? जो प्राथमिक लेवल पे बच्चे हैं उनकी किताबों का बोझ कम करना। अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे। UGC के प्रोफेसर रह चुके थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, फिजिक्स से इन्होंने PhD की हुई थी, साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। तो बहुत टैलेंटेड आदमी थे, एक खुले विचारों के इंसान थे। तो ये सारा काम यशपाल जी की देखरेख में हुआ। कुल सदस्यों की बात करें तो देश भर के 8 शिक्षाविद थे इसमें। तो सदस्य कितने थे? 8। विचार क्या था? पढ़ाई के दौरान छात्रों पर पुस्तकों के बोझ को कम करना। जैसे आजकल आप देखते होंगे बच्चों का बैग कितना बड़ा होता है, इतना बच्चे में वजन नहीं होता जितना उसके बैग में होता है। तो जो आज भी इंसान नहीं सोच पा रहा है, ये 1992 में इन्होंने सोच लिया था। इसकी रिपोर्ट सौंपी गई 15 जुलाई 1993 को। शीर्षक क्या था? शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। बच्चों से एजुकेशन का बर्डन खत्म करना, जो उनके ऊपर बोझ है ना उसे खत्म करना। यशपाल जी के अनुसार छोटी उम्र में बच्चों पे इतनी टेंशन आपको नहीं देनी चाहिए। तो क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इनको देख लेते हैं एक बार। पाठ्यक्रम विकेंद्रीकरण। पाठ्यक्रम को डिवाइड कर दो कई पार्ट में, और जो भी पाठ्यक्रम है बच्चों को खोज विधि द्वारा और जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए। ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर नियोजन। अगर ग्राम स्तर पर कोई दिक्कत है तो उसको ग्राम स्तर पे जाके निपटा लिया जाए। ब्लॉक स्तर पर है तो ARP वगैरह होते हैं ब्लॉक स्तर पर, वहाँ पे जाके इसका निपटारा किया जा सकता है। और जिला स्तर पर कोई दिक्कत है तो उसको BSA से जाके वहाँ पे निपटाया जा सकता है। तो जहाँ पे जो दिक्कत है उसको तुरंत ही सॉल्व किया जाए। प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य न दिए जाए। जो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर उन्हें गृह कार्य न दिया जाए, बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दो। बाल केंद्रित वातावरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार। तो एक बाल केंद्रित माहौल आपको बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों का आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, बच्चों में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं।
छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया। शिक्षा दर्शन के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया दूरदर्शन पे। वहाँ पे कौन आते थे? प्रोफेसर यशपाल। बहुत साइंटिफिक छोटी छोटी चीजों को वहाँ पे समझाते थे। बच्चों के स्कूल का बोझ 4 किलो से ज्यादा न हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि यशपाल समिति के अनुसार बैग का वजन कितने किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। वर्ष 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ बनाने के लिए समिति का गठन किया। एनसीएफ 2005 है जो बिल्कुल यही है, यही सारी चीज वहाँ पे भी है और उसके अध्यक्ष भी यशपाल जी हैं। लेकिन यशपाल समिति में 8 सदस्य हैं, यहाँ पे सदस्य हो गए 38। एनसीएफ 2005 हम अलग से पढ़ेंगे। प्रोफेसर यशपाल के अनुसार भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है। वर्तमान 1992 जब ये समिति बनी थी, शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से घटाकर 1:30 किया जाए। जब ये समिति तैयार हो रही थी तब 40 छात्रों पे एक अध्यापक होता था। लेकिन यशपाल जी कह रहे हैं कि ये बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, टीचर कम हो रहे हैं, तो बच्चों की मात्रा भी कम कर दो टीचरों पे। तो एक टीचर सिर्फ 30 को पढ़ाएगा, 40 को नहीं पढ़ाएगा। विज्ञान पाठ्यक्रम में पुस्तकों को स्थान दिया। साइंटिस्ट थे, खुले विचारों के थे, उन्होंने भी विज्ञान पे ही जोर दिया कि बच्चों को विज्ञान का पाठ्यक्रम सिखाया जाए ज्यादा से ज्यादा, तभी बच्चों की सोच आगे तक जाएगी। सहयोगशीलता शिक्षा प्राप्ति को पुरस्कृत करें। किसी निजी बच्चे को पुरस्कार ना दें, उससे बच्चे में हीनता आ सकती है दूसरे बच्चों में। तो जो सहभागिता, एक ग्रुप में किया काम, उसको सराहा जा सकता है और बच्चों को एक साथ ग्रुप में अवार्ड दिया जा सकता है, उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो निजी पुरस्कार के लिए मना किया है, ग्रुप पुरस्कार के लिए सहमति दी है। पत्राचार द्वारा बीएड की उपाधि देने वाले पाठ्यक्रमों को समाप्त कर देना चाहिए। जीवन से जोड़कर वे खोज पर आधारित, जो भी आप बच्चों को पढ़ाएं वो जीवन से आधारित होना चाहिए। जीवन से जोड़ के चीजों को आप पढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा यूज खोज विधि का करें। मुहावरों का बोलचाल में उपयोग, जैसे मुहावरे हैं, बच्चों को बातों बातों में उनको सिखाएं। साधारण बोलचाल में आप मुहावरों का प्रयोग करें। रटंत शिक्षा नहीं, जैसे बच्चे रटते हैं, चीजों को रटने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि गणित है मत रटो, कोई भी सब्जेक्ट है, रटंत शिक्षा के लिए मना किया। तो ये थी हमारी यशपाल समिति 1992 में। ये सारे पॉइंट एक बार दोबारा देख लेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो 1986 की हमारी पॉलिसी के सारे पॉइंट हमारे कवर हो गए, कुछ भी नहीं छूटा है। बहुत मेहनत से कंटेंट ढूंढ के निकाल के लाया हूँ आपके लिए। अगर आपने शुरू से इस वीडियो की सारी लाइनें पढ़ ली तो इसमें से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।